Hi everyone, my name is Bilal Khan and today we are gonna learn about sale and leaseback agreement, which is a one of the topic from IFRS 16 जो कि बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं सेल एंड लीजबैक एग्रीमेंट या सेल एंड लीजबैक। जस्ट सेल एंड लीज बैक। सेल तो आपने पहले देखा होगा, सेल या रेवेन्यू रिकॉर्ड करना एज पर IFRS 15। तो मैंने बहुत सारे उस पर वीडियोस अपलोड किए हैं, IFRS 15 पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं सेल एंड लीज बैक, यानी IFRS 15 और IFRS 16 को हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं एक तरह से। ठीक है, तो सेल भी हो रही होगी IFRS 15 की और लीज बैक भी हो रहा है जो कि IFRS 16 डील करता है। सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप कोई एसेट या प्रॉपर्टी या प्लांट सेल करते हैं और फिर लीज बैक कर लेते हैं। लीज बैक मतलब उसको वापस रेंटल्स पे ले लेते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं। बेसिक मकसद क्या होता है ये समझना जरूरी है सेल एंड लीज बैक के अंदर। सेल एंड लीज बैक के अंदर बेसिक मकसद ये होता है कि जो सेलर है उसको फाइनेंस की भी जरूरत है, तो इस वजह से वो सेल कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली उसको उस एसेट की भी जरूरत है, तो वो क्या कर रहा है, पहले सेल कर रहा है तो उसके पास एक अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा और उसके बाद उसी को लीज बैक कर रहा है क्योंकि उसको उसके एसेट्स की भी जरूरत है, उस एसेट की भी जरूरत है। ठीक है जी। तो आए एक जो है एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है डायग्राम की फॉर्म में, तो उसको देख लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने एक सेलर लिया हुआ है जो कि लेसी भी है। क्यों, अभी देखते हैं। सेलर ने सेल किया बायर को एक एसेट, सेल ऑफ एसेट। ठीक है, एक एसेट सेल कर दिया कैश प्राइस पे। और जो सेल होती है हमें पता है IFRS 15 रेवेन्यूज को डील करता है, रेवेन्यू। ठीक है जी। तो एक तो ट्रांजेक्शन ये हो गई, फिर साइमल्टेनियसली एक और ट्रांजेक्शन हो रही है लीज बैक। अब ये जो सेलर था इसको फाइनेंस की जरूरत थी, तो ये जब इसको बेच रहा होगा बायर को, तो ये सेलर, इसके पास कैश प्राइस आएगी, अमाउंट आएगा, मनी आएगा, कंसिडरेशन आएगी। ठीक है जी। लेकिन इसको एसेट की भी जरूरत है। अब ये क्या करे, इसने क्या किया, इसी से अग्रीमेंट कर लिया, इसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप ही मुझे वो ही एसेट लीज बैक कर दो। तो इसमें होता यह है कि जब सेल हो रहा होता है तो IFRS 15 लग रहा होता है हमारा, और जब वो लीज बैक हो रहा होता है तो वो IFRS 16 होता है। तो बेसिकली दिस इज सेल एंड लीज बैक। अच्छा, लीज जो है फाइनेंस लीज भी हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी आपको अगर पता हो IFRS 16 में जो लेसोर की अकाउंटिंग है उसके अंदर फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज अभी भी मौजूद है, रिमूव नहीं हुआ। हाँ, लेसी की जो अकाउंटिंग है उसके अंदर हमारे पास एक ही मॉडल होता है, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, जिसकी बेसिस पे हम चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इस डायग्राम को ये थोड़ा सा देख सकते हैं, सेल एंड लीज बैक कैश प्राइस, ये सिमिलर एग्जाम्पल है मेरे ख्याल में, आई थिंक वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। तो आए इसको रीड कर लेते हैं जो थ्योरी मैंने लिखी है हमेशा की तरह। इफ एन एंटिटी द सेलर और लेसी, जो सेलर है वो ऑटोमेटिकली लेसी बन जाएगा क्योंकि वही बाद में लीज पे ले रहा होगा इसलिए लेसी बन जाता है। ट्रांसफर एन एसेट टू अनदर एसेट द बायर लेसोर एंड देन लीजेस इट बैक फ्रॉम द बायर, द सेलर लेसी मस्ट असेस वेदर द ट्रांसफर शुड बी अकाउंटेड फॉर अ सेल। अच्छा, सेल एंड लीज बैक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल हुई है या नहीं हुई है। सेल अगर नहीं हुई है तो सेल एंड लीज बैक आप कैसे करेंगे, और अगर हो गई है तो सेल एंड लीज बैक पॉसिबल है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा। फिर उसमें हमें क्या इंप्लीकेशंस थी वो अभी हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है। For this purpose, the seller must apply IFRS 15 revenue from contracts with customer to decide whether a performance obligation has been satisfied, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया IFRS 15 का। This normally occurs when the buyer obtains control of the asset। रिपीट नहीं करूंगा क्या होता है ये। Control of an asset refers to the ability to obtain substantially all of the remaining benefits। कंट्रोल के बारे में आप IFRS 15 भी देख सकते हैं, मल्टीपल जगह पे IFRS 16 की जो मेरी वीडियोस हैं, IFRS 15 की जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है। आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जो लेट्स लर्न चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसके ऊपर आप जाके मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। सेल एंड लीजबैक आपको दे दिया, अब आपने जो आइडेंटिफाई करना है ये करना है कि वेदर देयर इज अ सेल और नॉट, सेल हुई है या नहीं हुई है।
तो हमारे पास एग्जाम में या हमारे कोर्स के अंदर भी दो सिनारियोज हैं, ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, ट्रांसफर सेल है या ट्रांसफर सेल नहीं है। ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इफ द ट्रांसफर इज नॉट अ सेल, सेल नहीं है, सेल हुई नहीं, यानी जब सेल हुई नहीं तो जो लेसी है, जो यानी सेलर है, उसके पास तो पैसा नहीं आया होगा ना, उसके पास कोई कंसिडरेशन नहीं आई होगी। कंटिन्यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसफर्ड एसेट, एसेट जब सेल ही नहीं हुई तो एसेट ट्रांसफर भी नहीं हुआ। एंड विल रिकॉग्नाइज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्वल टू द ट्रांसफर प्रोसीड्स, इसका मतलब ये है ट्रांस सेल नहीं हुई लेकिन फिर भी लीज पे ले रहा है, यानी जब एसेट गए, एक चीज गई नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी लीज पे ले रहा है, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट या रेंटल्स वो पे ऑफ कर रहा है वो बेसिकली एक तरह की लोन एग्रीमेंट है, और इसी वजह से हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं एज पर IFRS 9। IFRS 9 जो कि हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड आने वाला है, IFRS 16 ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, इन सिंपल टर्म द ट्रांसफर प्रोसीड्स आर ट्रीटेड एज अ लोन, द डिटेल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर IFRS 9 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आए ट्रांसफर इज नॉट अ सेल की इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं, आई थिंक बहुत ही आसान है। ये देखें मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, उसी डायग्राम को मैंने कॉपी किया है, और देखें अब मैंने क्या किया है, कैश प्राइस और ये जो IFRS 15 की इम्प्लीकेशन थी ये हो रही थी सेल, अब सेल नहीं हो रही है, ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। जब सेल नहीं हो रही है तो ये फिर भी लीज पे ले रहा है, तो जब एसेट ही नहीं है बीच में, कोई बीच में अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो दैट मीन्स ये एक तरह का लोन एग्रीमेंट है, ये एक तरह का लोन एग्रीमेंट बन जाएगा या लोन ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, लीज बैक क्या करेगा, कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एसेट ही नहीं है, तो लीज बैक क्या करेगा, तो टेकिंग जस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये एक तरह का लोन ट्रांजैक्शन होता है, एज पर IFRS 9 डील हो रहा होता है। आई थिंक वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। और अगर सेल हो रही है तो हमारे पास यही डायग्राम एप्लीकेबल होगी जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर सेल हो रही है तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगी, अगर सेल होती है तो क्या होता है वो उसकी भी थोड़ी सी इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर इज अ सेल, if the transfer does qualify as a sale then the seller lessee must measure the right of use asset। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। ठीक है, जब भी सेल होगी यानी सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट होगा, तो राइट ऑफ यूज एसेट की कैलकुलेशन का कुछ टेक्निक अलग है। अभी हम इसको फिलहाल इस तरीके से पढ़ लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, इफ द ट्रांसफर डज क्वालिफाई एज अ सेल then the seller lessee must measures the right of use asset as the proportion of the previous carrying amount, यानी कि जो उसकी पहले वाली कैरिंग अमाउंट थी, ठीक है जी, उसकी जो पहले वाली कैरिंग अमाउंट थी सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट से, उसके प्रोपोर्शन में जो राइट्स रिटेन हो जाएंगे वो राइट ऑफ यूज एसेट होगा हमारा। ठीक है, ये क्या चीज है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। This means that the seller lessee will recognize a profit and loss based only on the right transfer to the buyer lessor। सही है जी, मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट में कोई भी गेन और लॉस आता है, कोई भी, क्योंकि सेल एंड लीज बैक में गेन लॉस आ सकता है, तो अगर गेन आता है या लॉस आता है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपका रिकॉर्ड होता है। सही है जी। अच्छा, एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट जब भी आपके पास सिनारियो आएगा, आपने सबसे पहले सिनारियो को समझना है, और अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट है, तो आपने उसमें सबसे पहले ये देखना है कि सेल हुई है या नहीं हुई है, तो वहां पर आपको IFRS 5 की, IFRS 15 की, सॉरी, IFRS 15 रेवेन्यू की इम्प्लीकेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, जो 5 स्टेप मॉडल है उसी तरीके से, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, उसी तरीके से उसकी IFRS 15 अप्लाई होगा सिर्फ सेल वाली ट्रांजेक्शन पे। लीज बैक वाले पे IFRS 16 अप्लाई होगा। किस तरीके से, कोई एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पेंटिंग के नाम से मेरे पास एग्जाम्पल है, रिक्वायर्ड पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग विल अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन 1 जनवरी 2011, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सही है जी, 2011
1 जनवरी को हुई है सेल एंड लीज बैक, इसकी हुई होगी पॉसिबली, क्योंकि सेल एंड लीज बैक की एग्जांपल है। तो और 1 जनवरी 2011 को हुई है, तो उसी दिन इसकी हमें इनिशियल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो आए एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2011 पेंटिंग सेल्स एन आइटम ऑफ मशीनरी टू कॉलेज फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 3 मिलियन। $3 मिलियन की सेलिंग कर रहा है कॉलेज को। पेंटिंग सेल्स एंड आइटम ऑफ मशीनरी टू कॉलेज फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ $3 मिलियन, फेयर वैल्यू पे बेच रहे हैं 3 मिलियन पे। द एसेट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $1.9 मिलियन प्रायर टू द सेल। जस्ट प्रायर टू द सेल जो कैरिंग अमाउंट थी वो $1.2 मिलियन है, बिल्कुल। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा IAS 16 याद आ रहा हो, तो कैरिंग अमाउंट को हम देख रहे थे फेयर वैल्यू में, जो गेन और लॉस होता है वो कर रहे थे, लेकिन ये सेल एंड लीज एग्रीमेंट है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जस्ट समझाने की IAS 16 की एग्जांपल दी है। दिस सेल रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बता दिया IFRS मीट हो गया है। इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, पेंटिंग एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉलेज फॉर द राइट टू यूज द एसेट फॉर द नेक्स्ट 5 years। दैट मीन्स पहले सेल हुई और अब पेंटिंग ही लीज बैक कर रहा है कॉलेज से 5 years के लिए। एनुअल पेमेंट ऑफ $500,000 ये रेंटल्स बता रहा है, आर ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एरियर्स में है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। प्रेजेंट वैल्यू, जाहिर सी बात है जब ये लीज बैक करेगा पेंटिंग कॉलेज से, तो प्रेजेंट वैल्यू भी निकालेगा उसी तरीके से, सिमिलर प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनेगा। तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इसने ऑलरेडी हमें निकाल के दी है, और दैट इज पाउंड या डॉलर 1.9 मिलियन। ये डॉलर होना चाहिए यहाँ पे वैसे, क्योंकि सारी फिगर्स हमारी डॉलर में है, तो ये भी डॉलर में होना चाहिए। सही है जी, मैंने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज मच ग्रेटर देन द लीज टर्म। ये इसने क्यों इन्फॉर्मेशन दी है, आपको याद होगा शॉर्टर ऑफ लेते थे हम फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज एंड ऑल दैट, तो इसलिए इसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो आए सोल्यूशन को पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। राइट ऑफ यूज एसेट, जैसे मैंने बोला कि वो ट्रिकी होता है सिर्फ, और कुछ भी ट्रिकी नहीं होता। ठीक है जी, राइट ऑफ यूज एसेट अपने कैलकुलेट करना है, बाकी सिमिलर जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी हमें वैसी कैलकुलेट करके एंट्री बना देंगे। तो इनिशियल हम एंट्री बनाने जा रहे हैं और इसको रीड करते हैं। पेंटिंग मस्ट रिमूव द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेल हो गई है, IFRS 15 के क्राइटेरियाज मीट हो गए, तो उसको चाहिए कि अपनी बैलेंस शीट से इसको रिमूव कर दें। इट शुड इंस्टीड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट करेगा क्योंकि सेल एंड लीज बैक कर रहा है। द राइट ऑफ यूज एसेट मतलब ओरिजिनली पेंटिंग इस मशीनरी को रिमूव करे और उसको कन्वर्ट कर दे राइट ऑफ यूज एसेट में, क्योंकि सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट हो रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ये चीजें ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। ठीक है, इन एक्चुअल हो सकता है जो पेंटिंग के पास जो एसेट मशीनरी पड़ी हुई है वो अपनी प्रेमिसेस भी ना छोड़े, मतलब पेंटिंग उसको एक्चुअल में फिजिकली ट्रांसफर भी ना करे। ठीक है, जस्ट एग्रीमेंट हुआ, उसने बोला कि भाई ये मैं सेल एंड लीज बैक कर रहा हूँ, ये एसेट आपका है लेकिन मैं रेंटल पे इतने अरसे बाद वापस करूंगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली इस तरीके से हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, दिस राइट ऑफ यूज एसेट विल बी मेजर्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रीवियस कैरिंग अमाउंट दैट रिलेट्स टू द राइट अटेन्ड बाय पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये अगर आपने सही कर दी तो आपने सब कुछ सही कर दिया सेल एंड लीज बैक के अंदर। तो आपने क्या करना है, 1.9 मिलियन जो प्रीवियस कैरिंग अमाउंट था उसको डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से। व्हाट वाज दैट 1.2, ये था प्रीवियस कैरिंग अमाउंट से। ठीक है, 1.9 हमारा क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, डिवाइड किया हमने फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया प्रीवियस कैरिंग अमाउंट से। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो बेसिकली राइट ऑफ यूज एसेट का था, जितने हमने राइट्स रिटेन किए हैं बाय पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग है क्योंकि यहाँ पे, तो एंट्री इसकी बनती है कैश डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास आया है सेल की वजह से, और सेल हमारी कितने पे हुई है, 3 मिलियन पे। सही है, राइट ऑफ यूज एसेट हमने ये कैलकुलेट कर ली, ये आपने एज इट इज लिख देना है। क्रेडिट आपने मशीनरी की करनी है कैरिंग अमाउंट वाली अमाउंट पे, क्यों, मशीनरी आपके पास से जा रही है तो आपको क्रेडिट करके खत्म करेंगे उसके बाद उसके ऊपर मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देन लीज लाइबिलिटी को ऑब्वियसली क्रेडिट करेंगे, और जो भी रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉल करेगी, जिसको हम गेन एंड लॉस ऑन लीज एग्रीमेंट या सेल और लीज बैक एग्रीमेंट, लीज बैक एग्रीमेंट हम कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, इस गेन और लॉस को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है जो इसने यहाँ बताया हुआ है हमने। वो क्या है, द गेन ऑन लॉस, गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल 1.8 मिलियन गेन ऑन, इसको इसने कैसे निकाला, 3 मिलियन में से 1.2 माइनस कर दिया, फेयर वैल्यू में से इसने कैरिंग अमाउंट को माइनस कर दिया, सिंपल। दैट रिलेट्स टू द राइट ट्रांसफर्ड कॉलेज, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसने इसमें से माइनस किया और डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1.8 से। तो इस तरीके से करें, मैं कहूँगा आप बैलेंसिंग फिगर ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। अगर इस तरीके से कोई करना चाह रहा है, ये समझना चाह रहा है, तो वो उसको देख सकता है, ठीक है। लास्ट लाइन है, द राइट ऑफ यूज एसेट एंड द लीज लायबिलिटी विल देन बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग नॉर्मल लीज अकाउंटिंग रूल्स। जिस तरीके से नॉर्मल लीज अकाउंटिंग रूल्स हैं उसी तरीके से कैलकुलेट होगी बाकी लीज की कैलकुलेशन। तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आई होगी और सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कुछ भी समझ ना आया हो, आप नीचे कमेंट करें, आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से। तो अगर आप चाहें तो इसको जाके एक और जगह से भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप टेक्निकल आर्टिकल्स को पढ़ा करें। तो टेक्निकल आर्टिकल से जाके हम सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट एक दफ़ा और पढ़ लें, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर मेरी वीडियो में आपके पास हो भी रही हो तो आपको वहाँ पे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा और ये टॉपिक आपके ग्रिप हो जाएगा, क्योंकि SBR लेवल पे भी यह आता है काफ़ी हद तक। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा, ताकि जिसकी इससे हेल्प हो सकती है हो जाए और जिसका जितना बेनिफिट हो सकता है हो जाए कुछ लोगों को इसमें, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई विल बी हेयर विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।